हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि एनडीए 2025 के बारे में हम क्या करने वाले हैं, कैसे आगे बढ़ने वाले हैं अपने सिलेबस को लेकर के, और मैथ्स हम कैसे पढ़ने वाले हैं। आज मैं उसी को कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाऊंगा और आपको नया टॉपिक से रूबरू कराऊंगा, बताऊंगा और नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अगर मैं सिर्फ मैथ्स की बात करूं, सिर्फ पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं मैथ्स का, फिर बात करेंगे हम कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे आपके साथ और क्या क्या वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, किन किन टॉपिक्स पे और क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करता हूं मैथ्स की सिर्फ, तो अगर सिर्फ सिलेबस डिस्कस किया जाए, देखना जरा, तो सिलेबस हमारा दो पार्ट्स में बटा हुआ है, आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, पूरे सिलेबस को हम दो पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट पार्ट दैट इज ऑफ 11th। अगर मैं बात कर रहा हूँ क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इधर बात करेंगे हम क्लास 12th। क्लास 11th की जैसी बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ख्याल आता है, सर 11th में सेट्स सबसे पहला चैप्टर है जो हमें आना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ये जो चैप्टर है ये क्लास 11th का भी पार्ट है और 12th का भी पार्ट। ठीक है, तो इस चैप्टर की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है सेट रिलेशन फंक्शन के बाद आता है आपका ट्रिगोनोमेट्री। सेट रिलेशन फंक्शन एंड देन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद अच्छा इसके अंदर दो तीन चैप्टर्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आइडेंटिटीज, और फिर उसके बाद साइन कोसाइन फार्मूला, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। मैं एक में इसको समराइज कर रहा हूं अभी आपके सामने। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद नेक्स्ट जो आता है कुछ अलजेब्रा के चैप्टर्स हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, एपीजीपी या सीक्वेंस सीरीज जिसे कहते हो आप लोग। एपीजीपी के बाद नेक्स्ट आता है आपका बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पी एंड सी। ये अलजेब्रा के कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो क्लास 11th में दिए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है जिसकी बात करूं तो अकेला दो तीन सवाल हर बार कवर करता है, कभी कभी तो 5 सवाल तक आए हैं इस चैप्टर से। एपीजीपी की बात करूं, इससे कभी कभी 10-10 सवाल एक ही चैप्टर से आए हुए हैं एनडीए में। बाइनोमियल थ्योरम से 2 सवाल हमेशा आता ही है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से बात करूं तो ये एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है जो कि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, हर जगह आपको आगे काम आने वाला है और इसका बहुत ज्यादा यूज है। चाहे आप जहां जाएंगे आगे सीक्वेंस सीरीज में भी कहीं ना कहीं यूज आता है। NC0, NC1, NC2 सम पूछेगा, कभी कभी स्क्वायर का सम पूछेगा, कभी डिफरेंशिएट करा के सम पूछेगा। ये सारी चीजें हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और बहुत काम की। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अलावा तो ज्योमेट्री का पोर्शन है, ज्योमेट्री का पोर्शन है जिसमें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री मेजरली क्लास 11th में है। 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री कहाँ है? क्लास 12th में है। 2 डायमेंशन ज्योमेट्री के बाद एक चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, पर उस डेरिवेटिव का आपका एनडीए में काम नहीं है, मैं बताऊंगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एक चैप्टर है जहां पे, और थोड़ा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये चैप्टर्स हैं आपके क्लास 11th के जो हमको डिस्कस करना है। अगर मैं वही बात कर लूं क्लास 12th की बात करता हूं, अगर मैं चल क्लास 12th के चैप्टर्स की बात करता हूं तो यहाँ भी पहला चैप्टर क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहला चैप्टर यहाँ भी है, रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज, अब यहां से आपकी कैलकुलस शुरू हो जाती है। मैं कैलकुलस लिख रहा हूं बस सीधा। कैलकुलस के अंदर क्या क्या आएगा आपका, देखिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी,
डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज एरिया। ये पूरा आपका आएगा कैलकुलस के पार्ट में। इसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद आता है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड वेक्टर। 3D ज्योमेट्री और वेक्टर का एक पोर्शन है। फिर लास्ट में प्रोबेबिलिटी। ये पूरा सिलेबस है आपका क्लास 11th और 12th का। ठीक है, तो जरा बात कर लेते हैं किसमें से कितना क्वेश्चन आता है एनडीए के रिस्पेक्ट में, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एनडीए में और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इसके अलावा एनडीए में जो चैप्टर्स हैं मैं यहां लिख देता हूं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो कि आपके क्लास 9 10th का चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद यहाँ पे एक और है लोगैरिथमिक, लॉग की प्रॉपर्टीज। वैसे मैंने फंक्शन में पढ़ा रखा होता है सब कुछ, फंक्शन के अंदर मैं लॉग जब डिफाइन करता हूँ, लोगैरिथमिक फंक्शन की बात करता हूँ, तो वहाँ पे इसके जितने भी प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वहीं पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ लोगैरिथम का। तो इतना आपको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले ही इसको कवर कर दूंगा। क्वाड्रेटिक और लॉग के अलावा एक बाइनरी नंबर का सवाल आता है। बाइनरी नंबर का एक सवाल पूछता है एनडीए में। ये पूरा सिलेबस हो गया एनडीए का। इसके अलावा एनडीए में और कुछ नहीं आता, जो भी है मैथ्स का यही है। अब पहले उन लोगों की बात कर लेते हैं जो क्लास 10th तक मैथ्स पढ़ी है जिन्होंने, और 11 12 में मैथ्स नहीं पढ़ी है, और वो एनडीए के लिए बहुत इच्छुक हैं, बहुत देना चाहते हैं, उनका मन है डिफेंस सर्विसेज में जाने के लिए और प्रयास कर रहे हैं कि एनडीए क्वालिफाई कर लें। तो उनके लिए मैथमेटिक्स एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि बेचारे सब तो पढ़ लेते हैं जीएस वगैरह, मैथ्स में आके अटक जाते हैं। तो मैथ्स के लिए उनके लिए कुछ मेजर चैप्टर्स है जो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जो आपके लिए आसान पड़ेगा। मेरे ख्याल से ये चैप्टर्स आपको ध्यान देने पड़ेंगे। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, सेट्स आसान चैप्टर है, सिर्फ सेट्स की बात कर रहा हूँ, रिलेशन फंक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सेट्स की बात कर रहा हूँ। सेट्स आपका आसान पड़ेगा आपको पढ़ने के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपको, तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री एक आसान पोर्शन है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से आप 9 10th में भी वाकिफ होते हैं। और 11 12 की ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं, नए फॉर्मूलेज हैं, कोसाइन फॉर्मूला है, साइन फॉर्मूला है, तो आपको बेसिक वहां से आइडिया लग जाता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका एक ऐसा चैप्टर है जो आप पहले से पढ़ के आते हैं। लॉग की प्रॉपर्टीज आपको फिजिक्स में हमेशा मिलती हैं, चाहे आप बायो बैकग्राउंड के हो, चाहे जिस बैकग्राउंड के हो। अगर आप जो है फिजिक्स पढ़ते हैं तो बिना लॉग के आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाते हैं। इसी तरह अगर आप फिजिक्स 11 12 में पढ़ी है तो आपको कैलकुलस का बहुत यूज पड़ा होगा। बिना डिफरेंशिएशन किए, बिना डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किए आप फिजिक्स की इक्वेशन तो नहीं सॉल्व कर पाए होंगे। तो वो सारी चीजें अब आपके लिए टफ टास्क ये था कि वहां आप रट लेते थे कि हाँ ये इक्वेशन का ये इंटीग्रेशन आया, ये डिफरेंशिएशन आया, कांस्टेंट गायब हो गया, वो अलग बात है। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम यही है कि बिना मैथ्स के फिजिक्स में जाना बहुत कठिन कार्य होता है। तो बायो वाले बच्चों से पूछो, उनकी बायो अच्छी होती है, केमिस्ट्री अच्छी होती है, फिजिक्स में बेचारे कहते हैं नहीं आती है, क्या करें। ये समस्या है। कुछ आसान आसान चैप्टर्स मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे बाइनरी नंबर का एक सवाल आता है पेपर में, एक ही सवाल आता है बाइनरी नंबर का। अगर मैं बात करूं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, आसान चैप्टर है, आसानी से पढ़ा जा सकता है। ये छोटे छोटे चैप्टर्स जैसे एपीजीपी क्लास 10th का चैप्टर है, क्लास 10th में आपको एपीजीपी पढ़ा दिया जाता है। एपी तो पढ़ाई दिया जाता है, जीपी ना पढ़ाया जाए तब भी, एपी पूरा चैप्टर है क्लास 10th में। तो अगर इन सारे छोटे छोटे चैप्टर्स पे बात की जाए तो इनका पोर्शन कवर करके भी मैथ्स का कट ऑफ क्रॉस किया जा सकता है। क्योंकि मैथ्स का पेपर जो भी होता है वो 300 मार्क्स का पेपर होता है, और जो सेक्शनल कट ऑफ है दैट इज 25%, दैट इज 75 मार्क्स ओनली। तो 75 मार्क्स आपको पाने हैं पूरे पेपर में। ये नॉन मैथ्स वाले बच्चों के लिए हो गया, जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है 11th और 12th में। अब उनकी बात कर लेते हैं जिन्होंने मैथ्स लिया है। तो जिन्होंने मैथ्स लिया हुआ है उनके लिए तो देखिए ये सब फैमिलियर है, इन सारे चैप्टर से आप पहले से फैमिलियर है। आपने नहीं पढ़ा वो अलग बात हो सकती है, लेकिन 11th और 12th अगर आपने किया है तो ये चैप्टर्स आपने देखे होंगे, पढ़े तो जरूर होंगे, है ना। अगर नहीं पढ़ा है तो आपकी गलती हो सकती है, वहां पे पढ़ाया जाता है हर जगह, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो, स्कूल गए हो या कोचिंग गए हो, कहीं ना कहीं तो पढ़ाया गया होगा। तो इन सारे चैप्टर्स को हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपनी वीडियोस की लेंथ बहुत एक्सेस ना की जाए, आपको टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन दी जाए और टू द पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व किए जाए।
ठीक है। अगर टू द पॉइंट आप चलोगे, एज इट इज चलते जाओगे, जैसे जैसे फ्लो बढ़ता जाएगा आप आगे बढ़ते जाओगे, आप समझ लीजिए कि मैथ्स बहुत कठिन नहीं है। पहले मैथ्स का डर हटा दिया जाए। करना क्या है, थोड़ा बात कर लेते हैं उस पर। अब जरा बात करते हैं व्हाट टू डू। व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए हमें, ठीक। और क्या नहीं करना चाहिए ये भी बात करेंगे, डूज एंड डोंट्स, है ना। तैयारी किसी भी एग्जाम की आप शुरू करिए, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या करने में अगर मैं बात करूं, सिर्फ बेसिक बात करूं, तो सबसे पहले मैथमेटिक्स के लिए आपको क्या कवर करना पड़ेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको कवर करने पड़ेंगे अपने सारे जितने चैप्टर्स हैं, कोई भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते हैं, है ना। आप छोड़ोगे तो वो पूरा गायब, और उसके साथ कितने और चैप्टर्स गायब हो जाएंगे ये आपको आइडिया नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या, हमेशा ही ऐसा ही होता है कि चैप्टर्स, कभी एक पर्टिकुलर चैप्टर से पूरा पूरा सवाल ना देके दो तीन चैप्टर्स को मिक्स करके सवाल बनाया जाता है। जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में हो सकता है कि आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन कहीं आ जाए, कहीं कुछ और चीज आ जाए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में क्या है, सारे कॉन्सेप्ट्स जो भी थ्योरी, थ्योरी, फॉर्मूलाज, थ्योरी, फॉर्मूले, ये सारे आपको आने चाहिए, एज इट इज याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे फंक्शन की, तो फंक्शन चैप्टर को अगर मैं समराइज करूं मेरे हिसाब से, तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, बेसिक फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन, फंक्शन पहचानना आना चाहिए कि ये फंक्शन है कि नहीं है। अगर इतना आपको आता है तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। कोई फंक्शन दिया है, उसका डोमेन रेंज निकाल पाओगे कि नहीं, उसमें कई सारी वैरायटीज है, उसको हम कर सकते हैं। डोमेन रेंज जैसे ही क्लियर हुआ तो आप थोड़ा आगे बढ़ोगे, अब आते हैं सर डोमेन रेंज हो गया, आप क्या करें, तो नेक्स्ट इज दैट इज टाइप्स ऑफ मैपिंग, वन वन, ऑन टू, मेनी वन, इनटू, दीज आर द टाइप्स ऑफ मैपिंग। टाइप्स ऑफ मैपिंग जैसे ही आ गया आपको, तो फिर आप आगे बढ़ते हो, तो फिर आता है दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ये पढ़ते हो। कंपोजिशन फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ लिया, अब क्या करें, इवन एंड ऑड फंक्शन पढ़ो। इवन एंड ऑड फंक्शन पढ़ लिया तो देन इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन पढ़ने के बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी आते हैं, उन मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाती है। तो ये जो समरी है चैप्टर की, ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए। तो पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ में मनन करना। अगर आप मनन कर पा रहे हो, बैठ के समराइज कर पा रहे हो अपने आप को, समेटना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जैसे वर्क जब करते हैं ना, तो सारा सामान फैल जाता है, कोई काम उठाओ तो वो सारा सामान क्या होता है, फैल जाता है इधर उधर, तो उसे समेटोगे नहीं, तब तक आप अच्छे से उसको प्रॉपरली नहीं हैंडल कर पाओगे सारी चीजों। समेटना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो थ्योरी एंड फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी को अपना भगवान समझ लेना है कि ये मेरा भगवान है, ये मेरा ईश्वर है। एनसीईआरटी किताब ऐसी किताब है, मोस्ट प्रिसाइजली किताब है, एनडीए के लिए बात कर रहा हूं मैं, जेई और एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं। मोस्ट प्रिसाइज किताब है, रिवीजन के पर्पज से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी किताब यही है। इसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, एक ही टाइप का नहीं मिलेगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे अलग अलग। पूरी 11th और 12th की एनसीईआरटी आपको लगानी है, पूरा सॉल्व करना है। इसके अलावा क्या लगाना है, पी वाई क्यूज लगाने, पी वाई क्यूज लगाना बहुत जरूरी है। एनडीए के पी वाई क्यूज कितने साल के, ओनली 5 इयर्स, लास्ट 5 इयर्स का सॉल्व करना। 5 इयर्स में 10 पेपर होते हैं, मतलब 10 साल का हो गया, हर साल 2 पेपर होता है, एक अप्रैल में एक सितंबर में। तो 5 ईयर का मतलब 10 साल, 10 ही हो गया, वो 10 पेपर्स पिछले लगाने हैं आपको, 5 इयर्स के पेपर सॉल्व करने, रिसेंट सॉल्व करने। ये नहीं कि 1998 का पेपर उठा लिया है, बहुत काम का नहीं है वो, पैटर्न चेंज होता रहता है, अभी का रिसेंट पेपर लगाइए आप। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई हैं, इतनी चीजें समझ में, तो व्हाट आर द डोंट्स, व्हाट नॉट टू डू,
अगला सवाल आता है व्हाट नॉट टू डू, क्या नहीं करना है। तो दो चीजें नहीं करनी है। पहला, किसी भी चीज को बहुत हल्के में नहीं लेना है और इतना ज्यादा भी सीरियस नहीं लेना है कि दिमाग खराब हो जाए। मैथ्स के डर को हटाना है। मैथ्स के डर को हटाना है कि मैथ्स कठिन है, ये दिमाग से हटा दो। बेसिक पैटर्न को फॉलो करो, प्रोसीजर को फॉलो करो, फॉर्मूला रखो, आंसर निकालो, एनसीईआरटी सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। अगर इसके बाद भी आपके 60-70 सवाल ना हो, फिर आके मुझसे कहना कि सर नहीं हो रहा है। जो कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ाऊंगा उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर के अपनी बुक सॉल्व करो, एनसीईआरटी सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। जो क्वेश्चंस क्लास में होंगे उनको सॉल्व करो। इसके अलावा भी अगर आपके क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो फिर आओ, फिर कहो कि सर प्रॉब्लम है। आप पहले प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, सोल्यूशन पे आओ। व्हाट इज द सोल्यूशन? समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा लाइटली नहीं लेना है और बहुत ओवर नहीं करना किसी चीज को। बात समझ में आई? और कंटिन्यूटी बना के रखनी है हमेशा। कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है। याद रखिए, आप भले आप एक ही घंटे पढ़ो, आप 15 मिनट ही किताब खोल के देखो क्या रिवीजन किया, बट रेगुलर, ऑन अ रेगुलर बेसिस जो भी आप पढ़ते हैं रिवीजन करते चलिए। मेन मंत्र यही है, 6 महीने से ज्यादा का एग्जाम ही नहीं है एनडीए। मैं किसी को नहीं कहता कि 6 महीने से ज्यादा लगने चाहिए। अगर 6 महीने में नहीं हो रहा है तो फिर समझो बड़ी समस्या, आपने मेहनत नहीं की, आप लापरवाही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। 6 महीने से ज्यादा का एग्जाम है ही नहीं। बात समझ में आई? अभी मुझे लगता है यही कंपाइल करना चाहिए इसको, ठीक है। और नेक्स्ट, अब आप समझिए कि इसके बाद हम कहां से शुरू करने वाले हैं। अगर मैं शुरू करने की बात करूं तो पहले मैंने सेट्स, रिलेशन और फंक्शन पढ़ा रखा है। आप उसके वीडियो से गो थ्रू हो जाइए कि ये मैंने पढ़ाया है, इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद मैं कैलकुलस में एंट्री करने वाला हूं, लिमिट से शुरू करूंगा। कैलकुलस, सबसे पहले मैं लिमिट पढ़ाऊंगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो मेरा लिमिट पे शुरू होने वाला है। लिमिट, देन कंटिन्यूटी, देन डिफरेंशियबिलिटी, देन डिफरेंशिएशन, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देन इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के बाद एरिया, और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक मैं रुकने वाला नहीं हूं, ये कंटिन्यूटी ऐसे ही चलेगी। ये आप देखोगे ना तो इसमें पूरा 12th लगभग खत्म ही है। 50% 12th है ये पूरा। लिमिट से शुरू करूंगा और डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाके रुकूंगा। तो मैं यहां से शुरू करने वाला हूं और यहां तक आऊंगा पूरा। आपको इसके बीच में ये पेस पकड़ना पड़ेगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दिया जाए। कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं है कहीं। बात समझ में आई? तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट इज ऑफ लिमिट, दैट इज अबाउट लिमिट। ठीक है, थैंक यू सो मच।